हेलो स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में अब हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को वाटर पॉल्यूशन स्टार्ट कर चुका था। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में बता चुका हूँ। हालांकि इसके बारे में बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है, सब समझते हैं पानी क्या काम आता है, और पानी को गंदा करोगे तो वो पॉल्यूटेड वाटर है। किस किस तरीके से गंदा हो रहा है उसको भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भी देख रहे हो और सबको सब जगह दिखाई दे रहा है कि वाटर का किस तरह से पॉल्यूशन हो रहा है। वाटर को, नदियों को हम लोग किस तरीके से गंदा कर रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन के जो कॉज हैं, मेन जो कॉज हैं वो है, एक तो केमिकल है जिसके बारे में लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, पैथोजेंस एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। एक एक पॉइंट को लेते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं केमिकल्स के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं कि केमिकल्स किस तरीके से हम नदियों में मिला रहे हैं, किस तरीके से हम लोग सी वाटर में या लेक में, नदियों में, पॉन्ड में, सब में हम लोग केमिकल्स इनडायरेक्टली उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। डायरेक्टली मतलब आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो क्योंकि आप स्टूडेंट की लेवल पे बैठे हो, लेकिन जानबूझ के ही कर रहा है इंसान। बहुत सारी चीज़ें तो जानबूझ के ही की जा रही है, जाने जाने। ऐसा नहीं है, कोई अज्ञानी लोग अगर करें तो बात अनजाने वाली बात बोली जाती है, लेकिन ज्ञानी लोग, सबको पता है कि फिर भी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि कोई लेस इकोनॉमिकल, मतलब हमारे लिए कोई बढ़िया चीज़ कम पैसों में उसका कोई और समाधान नहीं निकल रहा है, इसलिए हम लोग उस तरह का वेस्ट नदियों में बहा रहे हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो केमिकल का जो वेस्ट है, जो उनके इंडस्ट्रीज़ में जो किसी तरह का सॉल्वेंट है या बहुत तरह के जो सॉल्वेंट वगैरह निकलते हैं, सीवेज वाटर निकलता है, तो उसको उनको यूज़ करके नदियों में बहा दिया जाता है। मेरे को याद है कि कानपुर में, मैं अब कोई कानपुर का हो तो बताना, ऐसे कोई बुरा मत मानना, लेकिन मैंने सुना है एक बार, तो मैंने कहीं अच्छी तरह पढ़ा भी था इसके बारे में कि कानपुर में बहुत ज़्यादा चमड़ा, और भी जगह होता होगा, लेदर का इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और वो जो उनको वेस्ट निकलता है वो गंगा में बहा दिया जाता है। शायद कानपुर से गंगा बहती है, मैं थोड़ा सा माफ़ करना अगर इतना गलत बोल रहा हूँ तो, पर वहाँ जो भी है वाटर में उसको बहा दिया जाता है। और वह केवल उसकी इसी सिटी की बात नहीं है, ऐसे बहुत सी सिटीज़ हैं, बहुत सी क्या, ऐसी हर सिटी में है। जहाँ से भी पास से कोई बड़ी नदी निकलती है उसमें बड़े नाले वगैरह इसमें वेस्ट करके, इंडस्ट्री अगर उसके आसपास में है तो ज़रूर उसे नदी में ही बहाया जाएगा। कोई और उपाय करने से बेहतर ये होता है कि नदी में बहा दिया जाए। गवर्नमेंट का लगाम है ही नहीं इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फिर हो जाता है तो अभियान चलाओ, सालों लग जाते हैं पर गंगा साफ नहीं होती है। चलो, तो ये ऐसे केमिकल्स हैं। साइंस की बात करें हम लोग, साइंस पे आ जाते हैं वापस, भावनाओं में नहीं बहना। हाँ, तो ये जो केमिकल्स हैं ये वाटर को पॉल्यूटेड करते हैं, और उसका एक इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं कि ड्रिंकिंग वाटर में इससे ज़्यादा फ्लोराइड नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नाइट्रेट नहीं होना चाहिए, सल्फेट नहीं होना चाहिए। ये हैवी मेटल्स जो हैं उन सभी का परसेंटेज पीपीएम में मैंने आपको बताया था, पीपीबी भी आया था पैलेडियम उसके लिए, लेड के लिए, कि इस रेंज में ही होना चाहिए। इस रेंज से ऊपर निकला तो वो पॉल्यूटेड है, वो आप लोगों की बॉडी में या प्लांट्स में किसी ना किसी तरह से डिजीज प्रोड्यूस करेंगे। तो उन केमिकल्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, वो पैरामीटर्स आप लोगों को याद करने हैं। एनसीईआरटी में उन्हीं पैरामीटर्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, पैथोजेंस के कारण। मैंने कुछ पॉइंट्स यहां लिख दिए हैं, उन पॉइंट्स को आप पहले लिख लीजिए। मैं बहुत शॉर्ट में लिख के लाया हूं इसे, पहले आप लोग इसे लिख लीजिए, फिर बात करते हैं एक एक पॉइंट की। पैथोजेंस के कारण किस तरह से वाटर पॉल्यूटेड होता है, पॉल्यूट हो जाता है, कैसे? पैथोजेंस हैं क्या? सबसे पहली बात तो आप समझते होंगे, बायो वाले अगर स्टूडेंट्स होते हैं तो वो समझते हैं बिल्कुल। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को बताना पड़ता है कि हाँ भाई, पैथोजेंस का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन से? बैक्टीरिया, वायरस, और इसके अलावा भी कोई और, हालांकि बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे वायरस, बैक्टीरिया जो डिजीज प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, ह्यूमन में या प्लांट में या किसी और एनिमल में डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, कोई रोग पैदा कर देते हैं बॉडी में, तो वो सभी क्या हैं? पैथोजेंस है। पहली बात तो पैथोजेंस पानी में मिले रहे हैं। किस तरह से मिल रहे हैं? घरों से जो वेस्ट वाटर निकलता है सीवेज में, है ना, नगर निगम का या नगर पालिका के सीवेज में जाता है, वो सीवेज सारी जगह एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो पानी भी कहीं पे बहाया जाता है,
या उसका थोड़ा ट्रीटमेंट भी किया जाता है आजकल। तो थोड़ा इंसान समझदार हो गया है, वो इस तरह के एनवायरमेंटल चैप्टर पढ़ पढ़ के तो थोड़ा वो सीवेज के ट्रीटमेंट भी कर देते हैं। लेकिन फिर भी सीवेज जो वाटर है वो सीवेज जो वेस्ट है वो वाटर में मिला दिया जाता है, हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर। तो इसमें एनिमल ह्यूमन स्क्रेटा भी होती है, मतलब जो खाने के बाद में जो बचता क्या है, खाने के बाद में वो पचा लिया गया और जो काम की चीज़ है वो बॉडी में एब्जॉर्व कर ली गई, और जो सबसे बेकार चीज़, मतलब बेकार क्या, वो बॉडी के लिए काम की नहीं है, वो निकाल दी गई, वो स्क्रेटा है ना। बताना तो पड़ेगा ही, बोलना मेरे को थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। तो वो भी उस पानी के अंदर है, सीवेज वाटर में है, तो वो पानी में मिला दिया गया, ठीक है। या तो ग्राउंड वाटर में, हालांकि ग्राउंड वाटर में इतना आसानी से नहीं मिलेगा। मैं तो राजस्थान में रहता हूँ, तो राजस्थान में तो ग्राउंड वाटर बहुत नीचे है, तो उसके बारे में भी बताऊंगा, अभी बात करूंगा। तो पानी में मिला दिया गया, ये सबसे बड़े कॉजेज हैं वाटर पॉल्यूशन के, पैथोजेनिक कॉजेज हैं, ठीक है। सबसे बड़ा इस समय वाटर पॉल्यूशन का जो केमिकल्स हैं, ठीक है, केमिकल्स के जस्ट बाद में अगर मैं केमिकल्स से जस्ट पहले की अगर बात करूं तो पैथोजेंस ही सबसे बड़ा कॉज है इस समय वाटर पॉल्यूशन का, उसके बाद में केमिकल आते हैं। पैथोजेंस किस तरह से, अब इंसान का मल होगा या किसी जानवर का मल होगा, उसमें बैक्टीरिया तो होते ही हैं। बैक्टीरिया हम लोगों के पेट में है, हम लोगों की बॉडी में बैक्टीरिया है, और हम लोगों की जो आंतें हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, उनमें बैक्टीरिया भरे पड़े हैं। तो सर हमको बीमार नहीं करते हैं क्या? हाँ, वो कुदरत ने बनाया ही इस तरीके से है, नेचर ने, कि भाई वो आप लोगों की मदद करने के लिए बिठाए गए हैं। आप जब खाना खाते हो तो एंजाइम्स और एसिड और कई तरह के जो जूसेज हैं, गैस्ट्रिक जूसेस, उससे पचाने की कोशिश करते हैं, गलाते सड़ाते सब कुछ करते हैं पेट के अंदर जाके, और उसमें से फिर जूस निकालने की, काम की चीज़ निकालने के लिए क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। फिर इंटेस्टाइन में उसमें से जो जूस होते हैं वो काम की चीज़ें निकाल लेते हैं। वहाँ बैठे हैं बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया उन ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करते हैं, है ना। उनका वो अपने काम के लिए करते हैं, लेकिन वो करते तो तुम्हारी मदद है, वो डिकम्पोज करते हैं उस ऑर्गेनिक वो आपके लिए नुकसान नहीं कर रहे बॉडी के अंदर, वो आपकी मदद करने के लिए, वो तो लाभदायक है। इकोलाई जनरली मैं बताऊंगा कौन कौन से हैं, यहां लिखा हुआ है भी है, मैंने बता ही दिया। चलो पॉइंट्स, बैक्टीरिया, वायरस और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं वो पैथोजेंस हैं। मोस्ट सीरियस वाटर पॉल्यूटेंट है ये। सोर्स बताई दिया, डोमेस्टिक सीवेज एंड एनिमल स्क्रेटा। और ह्यूमन स्क्रेटा में मानव मल जो है उसमें ई कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस फीकोली, ये बैक्टीरिया हैं जो पाए जाते हैं, और ये वाटर को पॉल्यूटेट करते हैं, पॉल्यूशन इस वाटर में हो जाता है। कैसे? अब हाँ, मैं बात कर रहा था कि बॉडी में जो इकोलाई है या और कोई बैक्टीरिया हैं जो आप लोगों के लिए तो लाभदायक हैं, भोजन को पचाते हैं, जो भी आपने खाया पिया है उसको डिकम्पोज करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उसका जूस जो होता है वो आंतों में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और ये बैक्टीरिया फिर बाहर भी निकल जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम लोगों के लिए जो बैक्टीरिया अच्छे हैं वो बाहर चला गया, पानी में मिल गया, तो भी बुरा कैसे हो गया? पानी के साथ हम लोगों की बॉडी में जाएगा तो अच्छा ही होना चाहिए। कहीं भी चला जाए किसी भी तरह से, तुम थोड़ा अनुमान मत लगाओ यार, तुम तो इमेजिन करने लगे कि कहां से गया बैक्टीरिया और कहां पर मुंह में आ गया। हाँ, तो बात कर रहा हूं कि वो बुरे कैसे हो गए। एक्चुअली क्या होता है कि बैक्टीरिया जो ग्रोथ है ना, वो उनकी लाइफ बहुत बड़ी नहीं होती है, लाइफ बहुत छोटी है उनकी। 1 घंटे में कई बार बनते हैं, बिगड़ते हैं, कई बार एक दिन में कई उनकी लाइफ निकल जाती है। तुम भगवान हो उनके लिए, तुम्हारे पेट में समाये हुए हैं, वहीं पे पैदा हो रहे हैं, वहीं पे खेल रहे हैं, वहीं पे खा रहे हैं और वहीं पे मर रहे हैं, और वहीं से निकल भी जा रहे हैं बाहर दुनिया को देखने के लिए। तो ये जो बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं, बाहर निकला कुछ समय तक जीवित रहेगा, उसको ऑर्गेनिक वेस्ट उसको मिला हुआ है, वहाँ पर वो उसे डिकम्पोज होकर जीवित भी रहेगा और मल्टीपल होता जाएगा 1 से 2, 2 से 4, 4, इस तरीके से बहुत तेज़ी से ग्रोथ इनमें होती है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से इसकी ग्रोथ होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन लगातार आधी फिर आधी फिर आधी ऐसे होती आती है, तो यहाँ बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो इतना पर्टिकुलर टाइम में डबल फिर डबल फिर डबल इस तरह से होती आती है। तो उनका भी हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ नहीं बोलेंगे, उनका तो डबल होने वाला लाइफ होता है। तो बैक्टीरियाज की जो लाइफ होती है वो छोटी होती है, मैंने बताया, बहुत तेज़ी से इंक्रीज होती हैं। अब वो उनके लिए कई ग्रोथ होने के बाद में उनमें जीन्स में उनके जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें म्यूटेशन भी होता है। म्यूटेशन दोनों तरह के हो सकते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। बुरे मतलब हम लोगों के लिए अच्छे भी और बुरे भी। उनमें जब म्यूटेशन होगा, उनकी कई लाइफ निकल चुकी है, उनके लिए तो कई वर्ष कई सैकड़ों युग निकल जाते हैं, है ना, महीने 2 महीने में तो युग निकल गए उनके लिए। तो उनमें क्या होता है, म्यूटेशन होता है। वो म्यूटेशन नुकसान वाला भी हो सकता है, वो बेकार बैक्टीरिया बन गए। अब तक जो अच्छे लोग थे वो बेकार लोग नहीं, अच्छे बैक्टीरिया जो थे वो बेकार बैक्टीरिया बन चुके हैं। अब वो तुम्हारी बॉडी में जाएंगे तो डिजीज प्रोड्यूस करेंगे। जनरली पेट से रिलेटेड डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। अगर ऐसा बैक्टीरिया वाला का किसी ने खाना खा लिया है और उसका अमाउंट इतना है कि तुम्हारी इम्यूनिटी उससे लड़ नहीं पा रही है, तो वो तुम्हारे पेट से रिलेटेड लूज मोशन हो जाएंगे या कई तरह के डिजीज उसमें प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये तो है पैथोजेनिक इफेक्ट, मतलब पैथोजेनिक पॉल्यूशन, कि वाटर को किस तरह से पैथोजेंस पॉल्यूट करते हैं। आप ही कर रहे हो उसको। तो ये तो हो गया पैथोजेंस के कारण, पढ़ लो इसको। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो किस तरह से वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। लिखो यहां तक। तो थर्ड पॉइंट लिखता हूं, ऑर्गेनिक वेस्ट। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, वाटर पॉल्यूशन का थर्ड कॉज है ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक वेस्ट। देखिए कुछ पॉइंट्स तो लिखे हैं, पहले आप लोगों को ये लिख लेना चाहिए। एक एक पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो बायोडिग्रेडेबल है, कोई खास बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, कैसे आया, पानी में कैसे आया? या तो पानी में पत्तियां गिर गई होगी, गिरती हैं पानी में, घास वगैरह, या एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं, पानी के जो प्लांट्स हैं वो सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, एक समय तो होती है, मृत्यु सबकी होती है, सत्य है संसार का। तो पानी के अंदर जो प्लांट्स है वो भी मरेंगे, खराब होंगे, जलेंगे तो क्या, खराब हो जाएंगे। ठीक है, मरने के बाद में सब पानी में डिसॉल्व हो गया। तो कुल मिला के इस ऑर्गेनिक वेस्ट के कारण जो बाहर से गिरा है पेड़ पौधों से या अंदर में ही उसमें प्रोड्यूस हुआ है, और इंसान ने भी वेस्ट मिलाया है, इंसान ने भी तो वेस्ट मिलाया, उसमें भी तो ऑर्गेनिक वेस्ट है। अब इस पानी के अंदर क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो इनको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया भी की ग्रोथ भी वहां होगी। वैसे ही बैक्टीरिया, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे। खाने को ज़्यादा मिलता है तो फिर उस तरह के जो जीव जंतु हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं। तो एनिमल्स के, बैक्टीरिया के बारे में भी ऐसा ही है कि वहाँ उनको ग्रोथ के लिए अच्छा माहौल मिल गया, तो उन्होंने क्या किया, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करना स्टार्ट किया। ये नेचर है, ये नेचर अपने आप को किस तरह से बैलेंस करती है। अब वो हम लोगों के लिए हार्मफुल भी हो सकता है, हमें नेचर को ऐसा बनाए रखना है कि हम लोगों के लिए हार्मफुल ना हो। तो ये तो कारण बता दिया मैंने ऑर्गेनिक वेस्ट। अब ये बैक्टीरिया जो है उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, इसलिए बायोडिग्रेडेबल बोला गया है। अब ये बैक्टीरिया जब उनको डिकम्पोज करेंगे तो वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है, जिसे कहा जाता है डिसॉल्व ऑक्सीजन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीओ जिसे कहा जाता है। वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, वाटर में भी सॉल्यूशन लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन डिसॉल्व स्टेट में रहती है। तो अब उस ऑक्सीजन का कंजप्शन स्टार्ट हो जाएगा। उस ऑक्सीजन का कंजप्शन स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगेगी। ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगेगी तो जो वाटर में जो एक्वेटिक लाइफ है, फिशेस जो हैं, वो उस ऑक्सीजन का यूज करती हैं। प्लांट्स हैं वो भी ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ऐसा नहीं है प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज ही करते हैं। थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा आपने, पढ़ा ही होगा प्लांट्स के बारे में कि फोटोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, CO2 एब्जॉर्ब कर लेंगे, खाना बनता है उनका, लीव्स में फोटोलाइसिस होता है, उनका जो फूड प्रिपरेशन होता है वो उसी तरीके से होता है। लेकिन रेस्पायरेशन चलता है प्लांट्स में। रेस्पायरेशन मतलब जो सांस लेते हैं, प्लांट्स भी सांस लेते हैं, तो प्लांट्स में जो रेस्पायरेशन होगा, रेस्पायरेशन नहीं बोलते और भी कुछ बोलते होंगे इसके लिए, मैं तो यही बोलूंगा कि प्लांट्स जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं।
तो जब पानी में ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगेगी, कोई तालाब है उसकी जो लाइफ, एक्वेटिक लाइफ है, उसमें ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगेगी, तो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ बर्बाद हो जाएगी। वहाँ फिशेज हो सकता है मर जाएं, या हो सकता है कि है ना वहाँ उनका ग्रोथ ना हो। क्लियर है? तो ये अनबैलेंस हो गया ना, तो अनबैलेंस हमें नहीं करना है, होना नहीं चाहिए अनबैलेंस। तो उसी पॉइंट्स को, अब एक एक पॉइंट को लेता हूं कि डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या चीज है, कि पानी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व स्टेट में है उसकी लिमिटेशन है। कहां से है ये ऑक्सीजन? एटमॉस्फेरिक एयर से। हवा के संपर्क में भी तो पानी की लेयर रहती है, इतना तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। एक कौन सी लॉ थी, मैं समझ याद नहीं है मेरे को, हेनरीज इक्वेशन भी थी कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा डिसोल्यूशन गैस का उतना ही ज्यादा होगा। याद आ गया मेरे को थोड़ा थोड़ा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, या गैस जो एटमॉस्फेयर, जो वाटर की लेयर जो एटमॉस्फेयर के संपर्क में है, कांटेक्ट में है, वो भी ऑक्सीजन, उस कारण भी ऑक्सीजन उसमें डिसॉल्व होती है। दूसरा, प्लांट्स है ना, पानी में प्लांट्स भी तो होंगे, कोई तालाब है उसमें प्लांट्स वगैरह भी होंगे, एल्गी होगी या कोई और होंगे, और भी तरह का हाइड्रीला वगैरह होते हैं पानी के अंदर, मैं नाम नहीं जानता ज़्यादा। तो वो भी तो फोटोलाइसिस करेंगे दिन के टाइम फोटोलाइसिस करेंगे। फोटोलाइसिस क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। इससे भी पहले मैं अगर फोटोलाइसिस बोल रहा हूँ तो फोटोसिंथेसिस था उसका मतलब। तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, वहाँ पे भी वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। लेकिन ये दिन के टाइम होगा। रात के टाइम तो ये भी जो प्लांट्स हैं वो भी रात के टाइम रेस्पिरेशन तो करते ही हैं। रेस्पिरेशन तो दिन और रात दोनों तरफ चलता है। फोटोलाइसिस केवल दिन में चलता है, सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में चलता है, वो आप थोड़ा बहुत समझते हैं। तो रात को तो वो भी क्या करेंगे? ऑक्सीजन का कंजप्शन ज़्यादा करेंगे और ऑक्सीजन रिलीज तो करेंगे नहीं। तो रात को तो जो एक्वेटिक प्लांट्स है ना, वो भी डिसॉल्व ऑक्सीजन को कम कर देते हैं रात के टाइम में। ठीक है? तो ये मैंने कहा कि डीओ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वेटिक लाइफ के लिए, आप लोग समझ ही गए होंगे। पानी में ऑक्सीजन जो ठंडे पानी में, ऐसा उबला हुआ पानी नहीं, ये तो आपको पता होगा इतना तो कि टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाता है लिक्विड का तो उसमें गैस जो होती है वो ज़्यादा डिसॉल्व हो सकती है ना। तो नॉर्मल जो पानी होता है, जो नेचर में जो पानी होता है, उसमें 10 ppm से ज़्यादा वाटर, मतलब 10 ppm से ज़्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो सकती, उसकी ये लिमिट है। जबकि हवा में तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? हवा में तो ऑक्सीजन लिखा हुआ है 2 लाख ppm। 2 लाख ppm का मतलब 2 लाख पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख में कितना है? 2 लाख है, मतलब 20% हो गया। है ही ना, 20% के आसपास ही तो है एयर में ऑक्सीजन, है ना। नाइट्रोजन 79% के आसपास है, बाकी 1% जो और गैसेस हैं। ठीक है? तो करीबन 20% के आसपास जो एयर में ऑक्सीजन है वो वाटर में नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है, लेकिन वहां की जो लाइफ है वो उसी से काम चलाती है। आपने कई बार देखा होगा, कुछ मछलियां हैं, छोटी छोटी फिशेज हैं, कहीं देख पाए हो तो उनके गिल्स होते हैं, मुंह में से वो पानी अंदर लेती रहती है, बार बार मुंह खोलती रहती है। वो आपने कभी देखा होगा तो एक्वेरियम में मुंह खोलती हैं, पानी अंदर लेती हैं और गिल्स से बाहर निकालती हैं, अंदर लेती हैं, गिल्स से बाहर निकालती है। प्रोसेस लगातार चलता रहता है। और अंदर होता क्या है कि वो जो पानी अंदर लिया गया है उसमें जो भी ऑक्सीजन थी उसको यूज़ कर लिया गया, गिल्स से पानी को वापस बाहर निकाल दिया गया। ये प्रोसेस चलता रहता है। अगर पानी में ऑक्सीजन ना हो तो वो मर जाएंगे। हाँ, तो बात चल रही थी कि 10 ppm से ज़्यादा पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो सकती। ये डीओ की वैल्यू इतनी होती है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। यही पॉइंट्स हैं, इस तरह के पॉइंट्स पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि लार्ज अमाउंट में, ये मैंने बता दिया है कि बैक्टीरिया की पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ऑर्गेनिक मैटर आपने बढ़ा दिया, उस ऑर्गेनिक वेस्ट आपने बढ़ा दिया पानी के अंदर, तो ऑर्गेनिक जो बैक्टीरिया वो डेवलप होंगे, डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन का कंजप्शन ज़्यादा करेंगे, वाटर में जो ऑक्सीजन है उसका कंजप्शन ज़्यादा करेंगे, तो डीओ की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। अगर डीओ की वैल्यू 6 ppm से डिक्रीज हो गई तो जो फिशेज हैं वहाँ इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है, मतलब उनकी ग्रोथ नहीं होती है। वहाँ पानी में अगर 6 से भी कम, अगर ppm से भी कम अगर डीओ की वैल्यू हो गई तो फिर मछलियाँ वहाँ पे पैदा भी नहीं हो पाती है और फिर मरी जाएंगी कुछ दिन में। ये तो सिचुएशन है। अब उसके आगे की सिचुएशन क्या है कि ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गई, तब क्या होगा वो मैं लिखता हूं। यहां तक तो लिख लो आप लोग, फटाफट कंप्लीट करो इसे, मिटा देता हूं।
अब आगे की बात करते हैं कि ये तो बता ही दिया मैंने कि है ना वो ऑर्गेनिक ऑक्सीजन कम होती जा रही है पानी की। हाँ, मैंने इसको थोड़ा सा लैंग्वेज ना बना के इस तरह से बनाने की कोशिश किया है कि ऑर्गेनिक वेस्ट जब पानी में बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, बहुत ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा एब्जॉर्ब की जाएगी। जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाएगी तो डिजोल्व ऑक्सीजन की अमाउंट, जो वाटर में डिजोल्व अमाउंट है ऑक्सीजन है, वो डिक्रीज होती जाएगी और एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। जब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है वो एंड हो जाएगी, मछलियाँ मर जाएगी, प्लांट्स मर जाएंगे। ठीक है, अब कौन, अभी भी मैटर तो वो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो पानी में ही पड़ा है, अभी भी बात खत्म नहीं हुई है। अब कौन एक्टिव होंगे, वो बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे। प्रोड्यूस क्या होंगे, एक्टिव होंगे। ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करेंगे। जब ये डिकम्पोज करेंगे तो फिर केमिकल प्रोड्यूस करेंगे। केमिकल जैसे कि अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं या H2S गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत अलग अलग तरह के केमिकल्स एंड गैसेस प्रोड्यूस करेंगे। तो वहां से बदबू आना स्टार्ट हो जाएगी। पानी में जो बदबू आती है वो इसी कारण से होती है। बदबूदार पानी में ऑक्सीजन नहीं है, वो सब खत्म हो चुकी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्होंने यूज कर लिए, थोड़ा थोड़ा एटमॉस्फेयर से आती हैं, वो कंजप्शन की जाती है, आती हैं, खत्म कर दी जाती हैं। अब ये जो सड़ा हुआ पानी है अगर तुम्हारे पेट में जाएगा, है ना, तो क्या होगा, बहुत बढ़िया होगा तुम्हारी हेल्थ के लिए, समझ गए होंगे। तो वो तुम्हारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा, किसी भी एनिमल की बॉडी में जाएगा तो उसको नुकसान पहुंचाएगा। क्लियर है। तो ये तो थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात जिन्होंने पानी को खराब कर दिया था। कई बार खाने का सामान भी जो होता है वो बिल्कुल खराब हो जाता है गर्मियों में, जल्दी से। गर्मियों में होता है ना, सब्जी बना के रखी थी, रात की सब्जी, सुबह तक ठीक थी, लेकिन दोपहर तक आते आते उसमें बदबू आने लगी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? गर्मियों की बात कर रहा हूँ मैं, सर्दियों की बात नहीं कर रहा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह है। आप जो खाना खाते हो ना, वो बैक्टीरिया जाते हैं। हाँ, बिल्कुल गरम गरम खाना खा रहे हो तो वो गर्मा गर्म में वो बैक्टीरिया सब नष्ट हो चुके हैं, मर चुके हैं, लेकिन बॉडी में तो फिर भी जाते हैं हाथों के थ्रू, जो इस तरह से भी है, सांस में भी जाते हैं। तो और हम लोगों की बॉडी उनसे लड़ती भी है, तभी तो हम लोग जिंदा रह पा रहे हैं, वरना वो उनको जिंदा रहने नहीं देते। तो बात कर रहा हूँ कि मैं, हाँ वो सड़ जाता है खाना। क्यों सड़ जाता है? क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होने लगे, बैक्टीरिया डेवलप होने लगे, और बैक्टीरिया ने वहाँ की जो केमिकल्स हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो खैर उसमें बहुत कम है, ऑक्सीजन उसको बिल्कुल ख़त्म कर चुकी है, ऑक्सीजन को ख़त्म कर चुके हैं बैक्टीरिया, और ऐसे केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनसे उसमें स्मेल आने लगी है, बदबू मार रहे हैं। सर्दियों में कैसे रह जाता है? सर्दियों में इसलिए रह जाता है कि भाई बैक्टीरिया को डेवलप होने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए, सुटेबल टेम्परेचर। आप भी तो सुटेबल टेम्परेचर पर ही जीवित हो। आप क्यों नहीं किसी और प्लेनेट के ऊपर जाओ और आराम से खुले में रह लो, या किसी और टेम्परेचर पे चले जाएं। कि आपसे कहा जाए कि अगर अर्थ का टेम्परेचर मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस हो जाए, मान लीजिए, हमें क्या परवाह है, ओजोन जाए तो जाए, जाने दो, टेम्परेचर बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 70-80 डिग्री सेल्सियस पे रह सकते हो क्या? क्यों नहीं रह सकते? आपके लिए सुटेबल रेंज नहीं है ना वो। आपके जो एंजाइम्स है वो 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर काम करना ही बंद कर देते हैं, समझ रहे हो? तो ऐसे ही इन बैक्टीरियाज के लिए इनके जो बायोलॉजिकल जो साइकिल है उसके लिए एक बिल्कुल सुटेबल जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर गर्मियों में ठीक ठाक अचीव हो जाता है। बहुत गर्म नहीं, बहुत ठंडा नहीं। बिल्कुल ठंडा कर दोगे फ्रिज में तो वहाँ बैक्टीरिया डेवलप नहीं होते, बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल। ठीक है, सर्दियों में खाना ज़्यादा देर तक सुरक्षित रह पाता है क्योंकि वो ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ उसमें नहीं हुई है। दही जमने की बात है, दही कर्ड है ना, रात को मैं ये काम करता हूँ, मुझे करना होता है, रात को थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स उसके अंदर जो दूध होता है, दूध को हल्का सा गर्म कर, मतलब दूध को पहले गर्म कर लिया, बिल्कुल मैं बताता हूँ प्रोसेस, मुझे पूरा पता है। दूध आया है ना, डेयरी से आया है, गाय भैंस का जो भी है दूध वो आया है, उसको पहले गर्म किया जाता है, गर्म करके उसे ठंडा किया जाता है। अब उसका टेम्परेचर ठीक ठाक हो गया, थोड़ा गुनगुना सा है, तब उसमें कुछ ड्रॉप्स किसकी डाल दी जाती है? दही की डाल दी जाती है। क्यों डाली है? आपने उसमें बीज डाल दिया। दही में क्या थे? पहले से ही बैक्टीरिया थे,
बैक्टीरिया, मैं नाम भूल गया यार उन बैक्टीरिया का, आप जानते होंगे, वो बैक्टीरिया दही में डाल दिए गए, वही रेस्पॉन्सिबल है उस दूध को जमाने के लिए। रात भर रख दिया गया, गर्मियों के टाइम में रात भर रख दिया गया ठीक ठाक उसे, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें डेवलप होते गए, मतलब अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं उसमें डेवलप होते गए, ढक के रखना है। और वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 अपनी पॉपुलेशन, अपनी जनसंख्या बढ़ाते गए और दही जम गया। जो भी प्रोसेस है वो पूरे प्रोसेस के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन ठंडी में वो ग्रोथ थोड़ी कम होती है, तो सुबह दही अच्छी तरह से नहीं जम पाता मतलब वो अच्छी तरह हमारे खाने लायक नहीं बन पाता है। हम उन बैक्टीरिया को खा के बड़े खुश होते हैं क्योंकि वो नुकसान नहीं करते। चलो, बात चल रही थी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने सब कुछ नष्ट कर दिया और खाने को और पानी को सब कुछ सड़ा दिया। ऐसे काम करते हैं, इनसे बचना चाहिए। अब बीओडी की बात करते हैं। बीओडी एक टर्म है जो कि इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, ये टर्म ध्यान रखिएगा। बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन की डिमांड कौन कर रहे हैं? बैक्टीरिया, उस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए, खत्म करने के लिए। तो एक पानी का जो सैंपल है, उस सैंपल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन कंजप्शन करते हैं, वो कहलाती है बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल। एक वाटर सैंपल का एक निश्चित जो वॉल्यूम है, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिकम्पोज करने के लिए जो बैक्टीरिया हैं कितना ऑक्सीजन का अमाउंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगी? बीओडी कहलाएगी। अगर उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा होगी तो वहां और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, मतलब बीओडी बढ़ेगी। जब बीओडी की वैल्यू कुछ निश्चित वैल्यू से ऊपर पहुंच जाती है तो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ भाई, हम ऑक्सीजन के बेसिस पर ये निकाल रहे हैं कि इतनी ऑक्सीजन का कंजप्शन हो रहा है। ऑक्सीजन का अमाउंट से हमें इनडायरेक्टली ये पता पड़ गया कि हाँ भैया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस रेशो में है। तो अगर क्लीन वाटर होता है तो उसमें बीओडी की वैल्यू 5 ppm से कम होती है, पीने लायक पानी है। 5 ppm से कम अगर बीओडी है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत कम है, मतलब उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कम है, तो उसमें डिकम्पोजिशन के लिए जो बैक्टीरिया है वो भी बहुत कम है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 17 या 17 से ज़्यादा हो तो वो जो वाटर है वो हाईली पॉल्यूटेड वाटर है, वो आप लोगों को बीमार करेगा, वो आप लोगों को ख़त्म भी कर सकता है। ठीक है, ये बात थी, पूरी समरी मैंने बनाई है इसकी वाटर पॉल्यूशन की। वाटर पॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो हम लोग हैं वो इस तरीके से वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। आप भी बचो, मैं भी बचूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सॉयल पॉल्यूशन की, किस तरह से हो रहा है। इनके हमें उपाय तो ढूंढने ही पड़ेंगे। आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं आप लोगों को ये बताकर, और आप भी समझदार हो। आजकल तो वेस्ट के लिए नगर निगम अलग अलग कूड़ेदान रखती हैं, है ना। ये ग्रीन वेस्ट के लिए, ये मेडिकल के वेस्ट के लिए, सब तरह के कूड़ेदान होते हैं अलग अलग। चलो बात करते हैं सॉइल पॉल्यूशन की। यहां तक तो लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल पॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे सॉइल पॉल्यूशन की। सॉइल पॉल्यूशन क्या है? इस चैप्टर को पढ़ाने से मुझे थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आ रही है यार कि कोई मैं बायो का कोई सेक्शन पढ़ा रहा हूँ या कोई आर्ट्स का कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाते हैं यार, केमिस्ट्री में भी ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। तो वैसे तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यार बोर्ड मेन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेन के पेपर उठा के देखना आप लोग, इस चैप्टर में से काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। कम से कम एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही। कई बार एक आध पेपर तो मैंने कल परसों ही देखा, उसमें 2-2 क्वेश्चन थे स्मॉग के, फोटोकेमिकल स्मॉग के, एक ही पेपर में। बड़ी बात है ये। इस चैप्टर को जनरली स्टूडेंट इग्नोर कर देता है, क्योंकि जो साइंस वाला स्टूडेंट है, जो थोड़ा टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा जिसका दिमाग लगाता है, जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स में ज़्यादा दिमाग लगाता है, वो इस चैप्टर को, जो लर्न करने का चैप्टर है, उसे छोड़ देता है। लेकिन छोड़ना नहीं है, अच्छी तरह से पढ़ना है। जहाँ भी कोई डेटाबेस पॉइंट है उससे क्वेश्चंस बन के आते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो बात करते हैं हम सॉइल पॉल्यूशन की, तो उसकी थोड़ी भूमिका बना देता हूँ। देखो, इंडिया, हमारा जो भारत देश है,
वो सारा का सारा जो है मेजर जो पोर्शन है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है हम लोगों की। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि हम लोगों की जो 70% पॉपुलेशन है वो गांवों में बसती है, विलेजेस में बसती है। मैंने भी बचपन में पढ़ा था, आज पता नहीं वो 70% रही है कि नहीं रही है, 65 रह गई होगी। लेकिन एक बहुत बड़ा जो मेजर पॉपुलेशन है वो गांव में है, विलेजेस में है, और उनका जो इकोनॉमी है, उनका जो भी रोजगार है वो सारा का सारा एग्रीकल्चर बेस्ड है। वो फार्मिंग से रिलेटेड हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऐसे ही हम लोगों की इकोनॉमी भी है, ओवरऑल इकोनॉमी भी इसी तरह की है। हम एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और होना ही चाहिए। ये एक बहुत मजबूत एक इकोनॉमी की निशानी होती है। कुछ कंट्रीज हैं जो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे हैं। टेक्नोलॉजी मीन्स हो गया वो, चाहे वो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में आगे हों, सॉफ्टवेयर में आगे हों या हार्डवेयर में आगे हों। कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज लगा के बैठी हैं भैया, दुनिया भर को वो मशीन गन बेचती हैं। कोई तो प्लेन बना के बेच रहे हैं, जेट एयरप्लेन्स बना के बेच रहे हैं। हम लोग अभी तक इतने डेवलप नहीं हो पाए, लेकिन आज की डेट में हम लोग लगभग हर डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आप टेक्नोलॉजी के मामले में देख लीजिए, चाहे आप ये जो भी मैंने बात की, जो दो तीन मैंने ऐसे ब्रांचेस की बात की है, चाहे सॉफ्टवेयर की बात करो, चाहे हार्डवेयर की बात करो, सब डायरेक्शंस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आज की डेट में। फिर भी हम लोगों का जो बेस है, जो इकोनॉमी का बेस है, वो तो एग्रीकल्चर है। जहाँ तक मेरे को याद है, मैं छोटी क्लास में था तो एक हरित क्रांति नाम से, ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम से एक अलग से चैप्टर पढ़ा करते थे हम लोग। उसके बारे में मेरे को अब कोई खास ज़्यादा पॉइंट्स याद नहीं है, पर ये मुझे याद है कि हरित क्रांति के टाइम, ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम, किस तरीके से प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। देखो, हम लोगों का जो मेन जो टारगेट है वो ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन से ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकें, ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। तो अब प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, मतलब क्रॉप्स ज़्यादा आपको चाहिए, तो उनके लिए जो नुकसानदायक है उन सारे फैक्टर्स को हटाने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी, तभी ज़्यादा क्रॉप्स जो होगी वो अच्छा प्रोडक्ट्स दे पाएंगे। अब सबसे बड़ी मुसीबत जो होती है वो तो है, खैर बारिश से रिलेटेड है ही। मैं राजस्थान में हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ कि बारिश से रिलेटेड एक प्रॉब्लम तो रहती ही रहती है। पानी की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है हम लोगों के यहाँ, तो राजस्थान में तो स्पेशली, और भी कई जगह होगी। लेकिन साथ के साथ अगर पानी इस तरह की क्रॉप्स भी यूज़ की जाती है, बना ली जाती है, मतलब क्रॉप्स का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, प्रोडक्शन कर रहे हैं, जहाँ पर कम पानी में भी काम चल रहा है और जगह अच्छे पानी में भी क्रॉप्स होती हैं, उसी तरह की क्रॉप्स यूज़ की जाती है, उगाई जाती हैं। लेकिन क्रॉप्स के लिए इंसेक्ट्स या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ नुकसानदायक होते हैं जो प्रोडक्शन को इतना ज़्यादा बढ़ने नहीं देते हैं। तो उस केस में, अच्छा क्रॉप्स, एक तो ये बात हो गई कि है ना, अच्छी आए, उपज अच्छी हो, बहुत ज़्यादा मिले, अनाज खूब पैदा हो। अब वो जो अनाज मिल भी गया तो उसको प्रोटेक्ट करके स्टोरेज करके भी रखना होता है ना, अगले सीजन के लिए या आने वाले कुछ महीनों के लिए। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो को उस फूड को स्टोर करके रखने का काम करती हैं। पहले तो थोड़ा स्टोरेज के ऊपर, आजकल वो किसान आंदोलन तुम पढ़ ही रहे होंगे चारों तरफ, कि पहले तो फूड को, जो ये खाने पीने का जितना भी आइटम्स है, उसको बहुत ज़्यादा स्टोर करने का इजाज़त नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं था, बट अब वो थोड़ा थोड़ा दे दिया गया है। वो क्यों है, कैसा है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, आप लोग अच्छा जानते होंगे, हो सकता है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम लोगों ने उपज मिली, अब उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना भी होता है। कहीं पर चावल ज़्यादा होता है तो कहीं पर कपास ज़्यादा होती है, कहीं पर हो सकता है कि वीट ज़्यादा हो। तो सभी डायरेक्शन में अपने अपने लोकेलिटी, अपने अपने एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग क्रॉप्स यूज़ करते हैं, क्रॉप्स लगाते हैं, और फिर उसको स्टोर भी रखना होता है। तो इन सभी के लिए जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनसे तो लड़ना ही पड़ेगा। जैसे चावल है, चावल को आपने स्टोर करके रखा है कहीं पर,
कि वो 2 महीने बाद यहां से इस स्टेट से उस स्टेट में जाएगा। गवर्नमेंट बॉडी की बात कर रहा हूं, मान लीजिए। तो अब 2 महीने तक उसे बचाना भी तो पड़ेगा, चूहे खा जाएंगे। चावल को चूहे खाते हैं कि नहीं खाते मुझे पता नहीं है, गेहूं को तो खाते हैं, वीट को तो चूहे खत्म कर देते हैं। गेहूं की बात कर लो, गेहूं आपने 2 महीने तक एक स्टोरेज में रखा हुआ है और उसको बचाना पड़ेगा आप लोगों को। कहीं से बचाना पड़ेगा? मॉइस्चर से बचाना पड़ेगा, है ना, और चूहों से बचाना पड़ेगा, इंसेक्ट से बचाना पड़ेगा। बहुत सारे छोटे छोटे उसके अंदर जानवर हो जाते हैं, उसे खत्म कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो इन्हें बचाने के लिए हम क्या करेंगे? हम तो पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करेंगे। क्रॉप अच्छी हो, हर्बिसाइड्स का भी यूज करते हैं। क्या होता है ये पेस्टिसाइड, क्या होता है ये हर्बिसाइड, उन्हीं के बारे में हम लोग ये इस पोर्शन में पढ़ेंगे, सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। ये जो इंसेक्ट्स को एक मिनट, सॉरी, इन इंसेक्ट्स को मारने के लिए आप जो केमिकल्स का यूज करोगे, पेस्टिसाइड्स का यूज करोगे, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिट्टी में जाएगा और उसे पॉल्यूटेड करेगा। इसी पॉइंट को लेकर ये थोड़ा सा पॉइंट मैंने लिखे हैं जो कि आपको नोट्स बनाने हैं। फर्स्ट मैंने बता ही दिया, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है हम लोग। बचा हुआ जो सरप्लस रहता है हम लोगों ने खा लिया, मतलब हम लोगों के लिए जो हो गया, हो सकता है हम लोग बाहर भी उसे ट्रांसपोर्ट करें। तो जो बचा हुआ है क्रॉप और उसको स्टोर करने का काम भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं। क्या होता है अभी बात करेंगे। और ये अगर मिट्टी में जाएंगे तो जाएंगे ही मिट्टी में, तो सॉइल को पॉल्यूट करेंगे। ठीक है, तो सॉइल पोल्यूशन पर ये इंसेक्टिसाइड क्या होता है और पेस्टिसाइड्स क्या होता है, ये क्या होता है, उनके बारे में बात करते हैं। यहां तक तो आप लिख लीजिए, लिखो फटाफट, इसे मिटाता हूं मैं। अब बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की। कीट पतंगों को कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने कुछ केमिकल्स यूज किए, टॉक्सिक केमिकल्स यूज किए, जो कि ये मच्छरों को, मक्खियों को, या जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खत्म कर देता है। लेकिन उसके जो नुकसान हैं वो अब हमको इस समय हमारे सामने आ रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, मतलब मैं एनसीईआरटी के लैंग्वेज ही बता रहा हूँ आप लोगों को। मैंने जो भी कुछ यहाँ बताया है एनसीईआरटी के बाहर जाने की कोशिश नहीं की है और बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जितना एनसीईआरटी में है अगर वो आप पढ़ोगे तो पूरा बोर्ड क्लियर होगा और मेन भी उसके बाहर से नहीं आने वाला है। इस चैप्टर में अगर मेन के क्वेश्चन आते हैं तो बाहर से नहीं आने वाले, लाइन टू लाइन इसी में से पूछे जाएंगे। तो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले निकोटीन का यूज किया जाता था पेस्ट कंट्रोल के लिए, पेड़ पौधों से ये जो इंसेक्ट्स हैं इनको मारने के लिए। पर बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में डीडीटी का यूज किया जाने लगा। डीडीटी बताया था ना आप लोगों को मैंने, डीडीटी का फॉर्मूला बताया हुआ है, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। डीडीटी का फॉर्मूला ये होता है कि यहाँ बेंजीन रिंग है, यहाँ बेंजीन रिंग है, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ CH, यहाँ CH, CCl2, Cl3, ये DDT का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका IUPAC नेम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, शॉर्ट में मैं DDT लिख रहा हूँ। इसका यूज़ किया जाने लगा, मलेरिया को काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया इसने, मच्छरों को मारने में। जहाँ भी छिड़काव करते हैं वहाँ मच्छर पैदा नहीं होते फिर। और क्रॉप्स पे भी इसका बहुत यूज़ किया गया, धड़ल्ले से यूज़ किया गया। इंडिया में भी काफ़ी धड़ल्ले तक, काफ़ी बाद तक इसका यूज़ किया जाता रहा। लेकिन बाद में जब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इसके पोस्टीरियर इफ़ेक्ट्स जब सामने आए, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मिट्टी में मतलब वो पड़ा रहेगा, पानी में तो डिजॉल्व होते नहीं है, पड़ा रहेगा मिट्टी में, कई सालों तक पड़ा रहेगा और फिर दूसरी क्रॉप्स के साथ में जाएगा, तुम्हारे खाने में जाएगा तो तुम्हें डिजीज प्रोड्यूस करेगा, कार्सिनोजेनिक है, कैंसर प्रोड्यूस करता है। यूएस में मतलब इसके जो हार्मफुल इफेक्ट थे, इसको देखते हुए इसे काफ़ी पहले बैन कर दिया गया था, बहुत पहले। और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कहीं पढ़ा था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है डेट, कि हम लोगों ने तो अभी इसको बंद किया है।
ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 20-30 साल पहले, बस ज़्यादा टाइम नहीं किया है ना। तो हम लोगों ने काफ़ी बाद तक इसका यूज़ किया, और जब सब लोगों ने बंद कर दिया, हैं सब लोगों ने बंद कर दिया, चलो अब भी हम भी बंद कर देते हैं। हम लोगों की पॉपुलेशन पे तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है ना। हाँ, तो तुम समझना कि वर्ल्ड वार 2 के बाद में हम लोगों ने क्या किया, डीडीटी का यूज़ किया, खूब किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम इसका खूब यूज़ किया, अच्छी पैदावार बढ़ाई, खूब लगा, वाह वाह खूब पैदावार हो रही है। लेकिन उसके जो नुकसान है वो बाद में देखने को मिले, और उसके नुकसान अब भी हम लोग भुगत रहे हैं। फिर ऐसा नहीं है कि कहने का मतलब ये था कि चलो मैं बता देता हूँ, कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। पेस्टिसाइड्स सिंथेटिक टॉक्सिक केमिकल्स हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इकोलॉजिकली इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। और डीडीटी इसका एग्जाम्पल है, एल्ड्रीन, डिल्ड्रीन और मेलेथियम, और ये क्या है, डाइएजिनोन और ग्लिप्टोफेट। ये मैं एक्स्ट्रा निकाल के लाया हूँ नेट से, ग्लिप्टोफॉस्टेन, नहीं तो एनसीईआरटी में तो ये 4 लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इनको लर्न कर लो आप। ये पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में खूब यूज़ किए जाते थे, और उनमें से तो अब भी कुछ यूज़ किए जाते हैं। एल्ड्रीन तो मुझे याद है, एल्ड्रीन तो कुछ समय पहले हम लोगों ने भी यूज़ किया था। कहाँ पर? ये जो फर्नीचर होता है, नया फर्नीचर जब घर में लगाया जाता है, तो एल्ड्रीन का पेंट किया गया था उस पर, जिससे कि उसमें दीमक ना लगे, टर्माइट्स का जो है वो नुकसान ना करे। तो है ऐसे पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। तो ये इसके पेस्टिसाइड्स हैं। अच्छा, और क्या बताना था मुझे? हाँ, मैं ये बता रहा था कि इनका यूज़ रिपीट बार बार इनका जब यूज़ किया जाता है, उसी फसल के ऊपर बार बार उसी एक ही टाइप के केमिकल का यूज़ किया जाए, या सिमिलर टाइप का केमिकल्स का यूज़ किया जाए, तो जो मच्छर मक्खी होते हैं ना, वो रजिस्ट हो जाते हैं उससे। हाँ, वो जो पेस्ट जो होते हैं उनमें रेजिस्टेंस आ जाता है उस पर्टिकुलर केमिकल के प्रति। उस केमिकल से फिर उनको नुकसान नहीं होता है, वो मजे से रहने लग जाते हैं कि ठीक है यार, ऐसे तो आते जाते रहते हैं। तभी मैं देखता हूँ यार कई बार कि मैं गर्मियों के बाद में मच्छर जब पैदा हो जाते हैं बारिश के टाइम में, तो मैं वो नाम नहीं लूंगा, वो कॉइल्स वो आती है ना गुड नाइट टाइप का, क्या बोलते हैं, लिक्विड जो आते हैं, बहुत तरह के आते हैं। गुड नाइट आता है, किसी का नाम ले लूंगा तो हो सकता है उनको बुरा लग जाए, तो ऑल आउट आता है, कई तरह के आते हैं, नाम मैं भूल गया कौन कौन से होते हैं। तो ऑल आउट ला के यार रखता हूँ, लगाता हूँ, मसले मच्छर मरते ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब उनमें रेजिस्टेंस आ चुका है, अब वो मरेंगे नहीं उससे। अब क्या करना पड़ेगा, जब उनमें रेजिस्टेंस आ चुका होगा तो और हायर कंसंट्रेशन का पेस्टिसाइड यूज करने पड़ेंगे, या फिर उन्हें चेंज करने पड़ेंगे, दूसरे पेस्टिसाइड यूज करने पड़ेंगे, या फिर उन्हीं पेस्टिसाइड्स में कोई दूसरे पेस्टिसाइड मिला के यूज करने पड़ेंगे। यही करना पड़ेगा। तो कुछ दिनों बाद में उनसे भी रेजिस्टेंस आ जाएगा उनमें, तो आप बढ़ाते जाओ, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ, वो मरते जाएंगे, और बढ़ाते जाओ, मरते जाएंगे, और उसका दुष्परिणाम अब होगा सामने। ये जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, जितने भी ये केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं, ये मैक्सिमम मोस्ट ऑफ वाटर इंसॉल्युबल है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, आसानी से खत्म नहीं होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे खत्म नहीं कर पाते हैं, कई सैकड़ों वर्षों तक भी हो सकते हैं, ये पड़े रह सकते हैं मिट्टी में, दशकों तक तो हो सकते हैं, डिकेड्स तक पड़े हैं, लेकिन सेंचुरीज तक भी वो पड़े हो सकते हैं, मिट्टी में पड़े रहेंगे। अब क्या होगा, मिट्टी में पड़े रहे, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी में पड़े रहेंगे, फिर पानी के साथ में क्रॉप्स में जाएंगे, क्रॉप्स में जाएंगे तो उन क्रॉप्स का यूज़ हम भी करेंगे, और छोटे मोटे कीट पतंगे भी करेंगे, उनको खाने वाले जानवर भी करेंगे। तो फूड चेन आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि है ना, जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, फिर सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है, ऐसे ऊपर टॉप पर तो जनरली इंसान ही होता है। तो जब सबसे ऊपर वाली लेयर में फूड चेन के या फूड पिरामिड के सबसे ऊपर वाली जो चेन में जो एनिमल्स हैं, उनमें उन पेस्टिसाइड्स का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ऊपर वाले एनिमल्स में, ऊपर वाली लेयर में उन पेस्टिसाइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा, और उनमें सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट उन्हीं में प्रोड्यूस होंगे, हम इंसानों में प्रोड्यूस होंगे। ये है इनके बारे में बात। तो मैंने सारे पॉइंट्स ले तो लिए, रिपीट यूज करोगे तो उनमें रेजिस्टेंस राइज होगा, ठीक है, ये मैंने बोल ही दिया है, आपको लिखना है। और मोस्ट ऑफ पेस्टिसाइड वाटर इंसॉल्युबल है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हायर लेयर ऑफ फूड चेन, ये भी मैंने आपको बता दिया है।
हाँ, ये तो ठीक है कि फूड चेन में सबसे ज़्यादा हमें को नुकसान करेगा, लेकिन हम लोगों ने कुछ ऐसे, अब देखो ये कुछ पेस्टिसाइड ऐसे हैं जो लंबे समय तक पड़े रह सकते हैं, तो हम लोगों ने कुछ और पेस्टिसाइड ऐसे ढूंढ लिए हैं जो जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल भी हैं, मोर बायोडिग्रेडेबल है और जल्दी से वो ख़त्म हो जाते हैं, उनका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बामेट ये ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो जल्दी से मिट्टी में जाएंगे और कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब इतना बायोडिग्रेडेबल होते हैं कि महीनों तक में वो ख़त्म हो जाते हैं, कई साल नहीं लगते उनको। लेकिन फिर भी ये हार्मफुल भी उतने ही ज़्यादा हैं। 1 महीने तक वो पड़े हैं और वो डायरेक्ट आपकी बॉडी में गए तो वो उतने ही ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं। अभी ये जो कोरोना है, ये डिजीज़ आई है ना, कितनी तेज़ी से फैलती है, लेकिन हार्मफुल कंपैरेटिवली कम है, इसमें डेथ रेट कंपैरेटिव कम है। हो सकता है ये भगवान का कुछ का ऐसा कुछ बैलेंस बिठा रखा है, वरना वो इबोला आया था, वो इतना तेज़ी से नहीं फैलता था, लेकिन उसमें जो डेथ रेट होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। जनरली ये चलता है कि जो वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है उसमें डेथ रेट कंपैरेटिवली कम होती है, और जो कम फैलता है उसमें डेथ रेट ज़्यादा होती है। ऐसा अभी तक तो देखने को मिल रहा है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ऐसा कोई आए जिसमें फैलने का जो रेट है एक जगह से दूसरी जगह, वो भी स्प्रेड भी बहुत तेज़ी से हो और डेथ भी बहुत ज़्यादा हो। मुश्किल वाली कंडीशन है। चलो, तो ये तो देख लो, आप लोग पढ़ लो, इनके नोट्स बना लो थोड़े बहुत। ये जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं, जब ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं, उनके एग्जांपल्स लिए हैं, ये आप लोगों को लर्न करने हैं। इन्हीं एक एक लाइन में से क्वेश्चंस बन के आते हैं। फिर इसके बाद में यूज किया गया हर्बिसाइड्स का, वो भी लिखता हूं मैं, यहां तक तो कंप्लीट करो। हालांकि हर्बिसाइड भी एक तरह का पेस्टिसाइड ही है, पर हर्बिसाइड्स क्या यूज करते हैं, ये तो हम लोगों ने कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए यूज किया। हर्बिसाइड्स का यूज भी करते हैं, चलो अभी करते हैं। तुम तो लिखो यहां तक, मैं भी लिख के रख दूं पहले, फिर बात करेंगे। मिटा रहा हूं मैं इसे। अब बात करते हैं हर्बिसाइड की। हर्बिसाइड क्या होते हैं? देखिए, जब हम लोग मतलब मैं किसान हूं, वास्तव में मैं किसान हूं, मैं किसान का ही बेटा हूं। किसान मतलब मेरे पिताजी तो साइंटिस्ट थे उसमें, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, बट मेरे दादाजी जो थे वो किसान थे, है ना। हम लोग फार्मिंग वगैरह करते थे, सब्जियां वगैरह उगाया करते थे, फूल भी उगाया करते थे। हमारे पिताजी ने भी ये काम किया, बाद में पढ़ लिख के वो थोड़ा अलग डायरेक्शन में चले गए। अब इतना खेती बाड़ी तो रही नहीं, बट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इसी चीज़ से रिलेटेड पॉइंट। तो मतलब हम लोगों ने क्या किया, क्रॉप्स लगाई, है ना, कहीं क्यारियों में या बहुत बड़े खेत में, फार्म में क्रॉप्स लगाई। अब उन क्रॉप्स के बीच में छोटे छोटे जो पेड़ हो जाते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं। आपने लगाई है क्रॉप किसी मान लीजिए गेहूं का खेत है, उसे आपने गेहूं उगा दिया उसमें। अब पानी उसमें जाएगा, पानी में जाएंगे तो मिट्टी में बहुत सारे सीड्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स अपने आप ही उग जाते हैं, वो टाइम पे अपने आप उग जाते हैं हर मौसम के हिसाब से। तो अब क्या होगा, मिट्टी में जो उसके मिनरल्स हैं और जो यूज़फुल जो चीज़ है जो कि उस क्रॉप में जानी चाहिए थी, क्रॉप का डेवलपमेंट अच्छा होगा, उसको वो प्लांट्स, उसको छोटे छोटे जो पौधे हो गए हैं जो अनवांटेड हैं, वो उस मिट्टी की सारी जो इम्पॉर्टेंट जो फर्टिलाइजिंग पावर है उसको ख़त्म करते जाएंगे। तो क्या होगा, वो क्रॉप थोड़ी कमज़ोर पैदा होगी, दाने अच्छे नहीं होंगे गेहूं के। तो क्या होता था पहले, तो क्या होता था कि पहले गेहूं लगाया गया, गेहूं लगाते ही बारिश पड़ी या पानी आया, पानी आने के बाद वो छोटे छोटे पौधे निकलते थे, उनको मैनुअली एक एक को बाहर निकाला जाता था, है ना, छोटे छोटों को ही निकाल दिया जाता था। फिर 1-2 बार और छोटे छोटे पौधों को बाहर निकाल दिया जाता था। पहले तो ये करना होता था, लेकिन उसमें कितना मैन पावर का यूज होता था, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है सबसे इफेक्टिव, ये काम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन जब प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पे करना पड़ा, और अब तो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी आ गई है यहाँ पर, इंडिया में भी आने लगेंगी कुछ समय बाद में, है ना। अमेरिका का तो याद है कि हाँ, वही यूएस की बात हम लोग ज़्यादा सुनते हैं कि वहाँ तो बड़ी कंपनीज हैं, बड़ा फार्म ले लेती हैं और वो अपने लेवल पर टारगेट लेकर
और उसी टेक्निक के अकॉर्डिंग, उसी स्केल के अकॉर्डिंग फिर मशीनरी इसका यूज़ करती हैं। तो आज जब बड़े स्केल पर हम लोग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये जो छोटे हब्स हैं उनको एक एक निकालने बैठोगे तो कितना मैन पावर का यूज़ होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब हम लोगों के साइंटिस्ट लोगों ने, हम लोगों ने, इंसान ने क्या किया कि ऐसे केमिकल्स बना लिए कि ये जो छोटे हर्ब्स हैं इन पे छिड़काव कर दो पूरी खेत पे, तो हम लोगों की जो क्रॉप है उसको तो नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन जो हर्ब्स हैं वो मर जाएंगे, क्योंकि वो स्पेशली इसी तरीके से उनको डिजाइन किया गया है उनके केमिकल्स के अकॉर्डिंग, उस हर्ब्स के केमिकल्स के अकॉर्डिंग कि उन्हीं के ऊपर जाएंगे तो वो सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो क्रॉप है, जो आपने गेहूं उगाया है, उस पर नुकसान नहीं होगा। ये मतलब इसका डायरेक्ट फंडा है। लेकिन नुकसान तो कैसे नहीं होगा भाई, वो खत्म नहीं होगा, वो क्रॉप जो है वो खत्म नहीं होगी, लेकिन उस क्रॉप पर जो आपने छिड़काव किया है उस केमिकल का, वो काफी दिनों तक बना रहेगा, और वो हो सकता है आप लोगों के शरीर में जाए, आपकी बॉडी में जाए। बॉडी में जाएगा तो है तो केमिकल ही, नुकसान तो करेगा ही। तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स ये होते हैं जिन्हें कहा जाता है हर्बिसाइड्स। ये भी लंबे समय तक मिट्टी में रह सकते हैं, और कुछ ऐसे भी डेवलप किए गए हैं जो कि थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए कुछ महीनों तक रहेंगे और ख़त्म हो जाएंगे। अब तो ऐसे भी हो गए हैं कि आज आपने छिड़काव किया, 4 से 5 दिन में या 10 दिन में वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन किसान को इतना नॉलेज नहीं होता है। एक बार तो मुझे याद है कि हमारे रिलेटिव में ही हैं, एग्जैक्ट मेरे फूफा जी लगा करते हैं दूर के, तो उन्होंने क्या किया कि खेती का काम है उनका, बहुत बड़ा फार्म है उनका, और जनरली सब्जी वगैरह का काफ़ी खेत उनका होता है। तो वो बता रहे थे, एक बार किसी प्रोग्राम में आए हुए थे कि हाँ भाई कल छिड़काव किया था और आज सुबह हम लोगों ने जो भी वो जो सब्जियां थी वो तोड़ के मंडी में भिजवा दिए। तो उनको मैंने सजेशन किया, उनको मैंने कहा कि आपने कल रात को तो उस पर है ना केमिकल्स का छिड़काव किया, वो दवाई बोलते हैं उसको कि दवाई छिड़काव की है, दवाई छिड़की है ना, मेडिसिन नहीं है, जबकि वो तो जहर है। तो उस मेडिसिन का उनके हिसाब से उस दवाई का छिड़काव किया। छिड़काव करने के बाद में वो जो प्लांट, जो भी बैंगन, टिंडे वगैरह जो भी थे, उनको तोड़ ताड़ के उन्होंने मंडी में भेज दिया, है ना, उनकी बड़े बड़े पैकेट्स बना के, गांठ बना के मंडी में भेज दिया। तो उन्होंने तो नहीं सोचा, पर हमें तो लगता है ना कि यार हम लोगों को ही तो खाने को मिलेगा, वो कैसा है। तो किसान को हो सकता है कि इस चीज़ का नॉलेज ना हो, जबकि होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि पहले आप लोग क्या करें, वो जो सब्जी वगैरह है उसे तोड़ लें, उसके बाद में छिड़काव करें, 3 से 4 दिन का उसके ऊपर जो भी रेंज है उसका टाइम के, उसके बाद में अगली फसल तोड़ी जाए। तो ये होना चाहिए था। चलो छोड़ो। तो ये 2 हर्बिसाइड्स हैं, सोडियम क्लोरेट एंड सोडियम आर्सेनेट, ये याद रखिएगा, क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सॉइल पॉल्यूशन के बाद में, काफ़ी कुछ हो चुका है इसके बारे में। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में बात करते हैं, इंडस्ट्रीज से किस तरह का वेस्ट हम अर्थ पे छोड़ रहे हैं। चलो लिखो इसे, मैं मिटा देता हूँ इसे, वीडियो पॉज कर लो, इसे लिख लो, मिटा लो। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में। इंडस्ट्रीज से बहुत वेस्ट निकलता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, हर तरह की, आपको पता है इंडस्ट्रीज कितने तरह की हैं, इंडिया में भी हैं, हर जगह ही हैं। इन इंडस्ट्रीज से बहुत वेस्ट बाहर निकलता है जो कि इसी तरह से डंप कर दिया जाता है, उसका बहुत प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से हर इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, उसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी होता है। गवर्नमेंट कोशिश भी करती है कि हाँ इंडस्ट्रीज किसी तरह का जो वेस्ट है वहाँ से जो प्रोड्यूस होता है वो वेस्ट को ऐसे ही अर्थ पे या किसी पानी में इस तरह से ना छोड़ दें। पर आप समझते हैं कि आइडियल सिचुएशन तो कहीं हो नहीं सकती है, इंडस्ट्रीज पूरी तरह से उन गाइडलाइंस का फॉलो नहीं करती हैं, कुछ करती भी होंगी लेकिन फिर भी करने के बावजूद भी वो रहता तो अर्थ पे ही है। 2 तरह के ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकते हैं, एक तो बायोडिग्रेडेबल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो तो सिंपल है ही। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो कहाँ से किस तरह की इंडस्ट्रीज में जनरेट होता है,
तो जनरेट होता है कॉटन इंडस्ट्रीज में, कॉटन मिल्स में, जहाँ कॉटन का प्रोसेसिंग की जाती है, उसे धोया जाता है, उसको चमकाया जाता है, उसमें डाइज का यूज़ किया जाता है, कपड़े को कलरफुल, धागों को कलरफुल में कन्वर्ट किया जाता है। वहाँ कई तरह के जो केमिकल्स हैं वेस्ट निकलते हैं। उनमें से जो ऑर्गेनिक पार्ट है वह बायोडिग्रेडेबल होता है। उसको अगर सही ढंग से ट्रीटमेंट किया जाए तो वो मिट्टी में मिल जाएगा, ख़राब नहीं करेगा मिट्टी को। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं। आजकल बहुत सा खाना जो होता है वो पैक्ड ही आता है आप लोगों के पास में। चिप्स खाते हो खूब, लेज, तो वो बनती तो क्या है, वो तो सिंपल पोटैटोज से बनती होगी स्पेसिफिक टाइप के, बट उसके लिए भी प्रोसेसिंग की जाती है। उसमें भी पेस्टिसाइड्स तो गलत बोल गया, क्या यूज़ करते थे आप लोगों को बताया होगा मैंने। आप लोग 12th में पढ़ोगे केमिकल, इसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। हम इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं जो हम लोगों के लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन हैं तो फिर भी वो केमिकल वो मिट्टी में मिलेंगे, हालांकि वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। पेपर मिल्स में, जो पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं, पल्प और पेपर का जो जहाँ फॉर्मेशन होता है वहाँ कई प्लांट्स को गलाया सड़ाया जाता है केमिकल्स में, फिर उनका जो पल्प है उसको किस तरीके से प्रोसेस करके पेपर बनाए जाते हैं, वहाँ भी बहुत सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, कपड़े जहाँ बनते हैं उन इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत सा इस तरह का वेस्ट निकलता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करूँ तो जैसे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स में फ्लाई ऐश, बहुत सारा फ्लाई ऐश निकलता है। याद है मेरे को, मैं जब 12th क्लास में था तो एक बार गुजरात अहमदाबाद में गया था। वहाँ साबरमती नदी है, उसके पास में बहुत बड़े थर्मल प्लांट थे। हालांकि मेरे पिताजी ने कहा कि ये बहुत बड़े नहीं है, ये तो छोटा ही है। तो उस थर्मल प्लांट के पास में करीबन 1-2 किलोमीटर की दूरी पर, थर्मल प्लांट से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर मैंने देखा कि बिल्कुल मिट्टी काली है ना, ब्लैक थी मिट्टी, और कई किलोमीटर तक वो ब्लैक बिल्कुल मिट्टी का एक बहुत बड़ा सा एक लेयर सी बिछी हुई थी, और उसके ऊपर है ना फिर बालू मिट्टी बिछा दी गई थी। थोड़ा सा पता पड़ जाता है कि हाँ भाई इसके ऊपर ब्लैक क्या है, मिट्टी, समझ रहे हो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर मुझे बताया गया कि ये यहाँ से निकला हुआ फ्लाई ऐश है जो यहाँ बिछा दिया गया है, साबरमती नदी के किनारे कई किलोमीटर तक बिछा दिया गया और उसे मिट्टी से फिर ढक दिया गया। अब वो क्या होगा, बारिश होगी तो बहकर नदी में जाएगा, रिवर के थ्रू बाहर क्या बोलते हैं आगे भी जाएगा, एक्वेटिक लाइफ को भी खराब करेगा। तो इस तरह का वेस्ट ही है ये थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं। थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं कि कोयला होता है, कोयले को लाके जलाया जाता है, जला के उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, ये थर्मल पावर प्लांट्स हैं। और ऐसे पावर प्लांट देखो इंडस्ट्रीज में पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट लगाए जाते हैं कई बार। एक बार मैं हिंदुस्तान जिंक के फैक्ट्री में गया था, इंडस्ट्री है पूरी बड़ी सारी चित्तौड़गढ़ के आसपास, तो वहाँ भी थर्मल प्लांट्स थे। इतने बड़े नहीं थे पर वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते थे कि उस पूरे जो इंडस्ट्री है खुद की, उसके लिए बिजली का सप्लाई, वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कर लेते थे। और वहाँ के जो भी आसपास में घर बने हुए थे, उनके जो वर्कर्स थे, उनके लिए वो सफिशिएंट बिजली प्रोड्यूस करते थे। क्यों? क्योंकि उनको हो सकता है गवर्नमेंट से जब बिजली ली जाती होगी तो थोड़ी महंगी पड़ रही होगी, तो उन्होंने खुद का ही पूरा बिजली बनाने का पूरा वो तैयार कर लिया प्रोसेस, और सारे कारखाने जो है खुद की बिजली से ही काम चलाया जा रहा था। ये उस समय की बात है, काफ़ी मतलब ये मैं MSc की थी उस समय की बात है। तो थर्मल प्लांट्स में फ्लाई ऐश निकलता है। हालांकि इस फ्लाई ऐश का यूज़ आजकल सीमेंट इंडस्ट्रीज में किया जाता है। फ्लाई ऐश की ईंटें भी बनाई जाती है, ब्रिक्स। घरों में जो पहले रेड कलर की जो मिट्टी से ईंट बनती थी, आज उसमें फ्लाई ऐश की ईंट भी आती है, थोड़ी सी ब्राउन कलर सी ईंट आपने कभी देखी होगी। जो ब्रिक्स होती हैं उनका भी यूज़ किया जाता है। आयरन स्टील प्लांट्स जो होते हैं, जहाँ आयरन का स्मेल्टिंग की जाती है, उनका मेटलर्जी वहाँ पूरी की जाती है, तो वहाँ भी ब्लास्ट फर्नेंस स्लैग रिलीज किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेंस क्या होता है कि बहुत बड़ा फर्नेंस है, मतलब बहुत बड़ी भट्टी है, पानी उसकी
उसमें मेटल्स को जलाया जाता है हाई टेम्परेचर पर, बहुत हायर टेम्परेचर वाली एयर से, तब वो मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट होने के बाद में आयरन को अलग कर दिया जाता है और जो गंदगी होती है ओर्स की वो रह जाती है। आप मेटलर्जी पढ़ोगे 12th क्लास में तो आपको आइडिया होगा फर्नेंस क्या होता है। फर्नेंस क्या होता है? ब्लास्ट फर्नेंस होता है, बहुत बड़ा, बहुत मोटी ईंटों का फर्नेंस बनाया जाता है, बड़ा सा। आप कल्पना करोगे ना, ऐसे मैं हाथ से बोल रहा हूँ, इतने से नहीं, बड़े फर्नेंस, बड़े मतलब बड़े यार, काफ़ी बड़े। तो उन फर्नेंस से जो गंदगी निकलती है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा निकलती है। स्लैग्स, मिट्टी के जो ढेर निकलते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं, वो भी नुकसान ही करेंगे, वेस्ट हैं। या फिर एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर की मेटलर्जी की जाती है तो उन प्लांट्स में भी मड निकलता है। आप पढ़ोगे मड, स्लैग, ये सब पढ़ना है आप लोगों को मेटलर्जी में 12th क्लास में। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में भी जिप्सम जो है वो वेस्ट के फॉर्म में निकलता है। बहुत सी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल्स बनाए जाते हैं, आप लोग यूज भी करते हो, और इंडस्ट्रीज में भी यूज किए जाते हैं ऐसे केमिकल। तो उन केमिकल्स का भी प्रोडक्शन करने के लिए इंडस्ट्री होती है, वो भी वेस्ट जो निकालेगी वो जाएगा तो धरती में ही और नुकसान करेगा, है ना। ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का रिलीज किया जाता है। डाइज वाली, कलर एंड डाइज फैक्ट्रीज में भी इस तरह का वेस्ट निकलता है। रबर इंडस्ट्री, अब ये क्या बताऊं, ये ठीक है तुम पढ़ लो यार ये चीज। तो इस तरह का इंडस्ट्रियल वेस्ट इसमें निकलता है। तो आज की डेट में इस वेस्ट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। स्वच्छ भारत अभियान चलाया तो जा रहा है, पर उसको फॉलो कब किया जा सकता है सही ढंग से, इस नेचर को बैलेंस कब किया जा सकता है, जब आप भी, गवर्नमेंट भी पूरी तरह से साथ दे, आगे बढ़े और ऐसे टेक्निक्स को डेवलप करे जो कि इस एनवायरनमेंट के लिए